हेलो एवरीवन, मैं सुपर्णा सिंह आपका अपने इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज से मैं टीजीटी कॉमर्स और पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपको भी मेरे साथ ज्वाइन करना है तो मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूँगी। जिसके भी पास ये बुक है तो ऑब्वियसली वो खुद से प्रिपेयर कर सकता है, बट अगर आपके पास ये बुक और भी मेरे पास कॉमर्स की बुक है जिसमें मटेरियल्स वगैरह है तो वो सब हम डिस्कस करेंगे डेली। और फिर ये जो अनसॉल्व पेपर्स हैं इसमें काफ़ी पोस्ट के हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, डाइट, असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSB, KVS, NVS, RPSC स्कूल लेक्चरर एंड कॉलेज लेक्चरर, NTA, UGC, नेट, JRF और सेट। तो ये सारे ही क्वेश्चंस इसमें ऐड है और हम इसको डेली रिवाइज़ करेंगे। और आई थिंक टीजीटी कॉमर्स की डेट भी आ गई है, आने वाली है। इट मीन्स दिसंबर तक आई थिंक सो पेपर हो जाएगा। तो जो भी है हमें काफ़ी, क्योंकि इसमें 80 सेट्स हैं तो काफ़ी टाइम लगेगा इसको प्रिपेयर करने में। और जिसने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है तो वो मेरे साथ ज्वाइन कर सकता है। और जो भी थोड़ा इंटरेस्टेड है कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि काफ़ी मैंने यूट्यूब पे देखा काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है, सबके पेड बैचेस होते हैं ज़्यादातर, और किसी ने भी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस नहीं चलाई हैं। तो इसमें क्या है कि यूट्यूब पे हम एक तो कनेक्टिविटी हो सकती है, एज अ फ्रेंड्स, हम एस्पिरेंट्स की तरह जुड़ सकते हैं। क्योंकि मैं भी प्रिपेयर कर रही हूँ, पहले मैंने बीएड किया है और बीएड करने के बाद प्राइमरी में, क्योंकि अब वैकेंसी है नहीं बीएड वालों के लिए, तो इसीलिए अब कॉमर्स में ही हमें सोचना पड़ेगा, या कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि 9, 10 और 6 to 8 में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, इवन KVS, NVS सब स्कूल्स में। तो मोस्टली हमें 11, 12 ही प्रिपेयर करना। और यकीन मानिए अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो सीटें कम होती हैं कॉमर्स, ये मैं जानती हूँ, बट ये है कि इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, इसको अच्छे से प्रिपेयर किया जाए तो इट्स वेरी ईजी। और तो फिर चलिए हम रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चंस। ये दिक्कत हुई है कि मुझे प्राइमरी में मैंने सब क्लियर कर रखा है, मिडिल का भी CTET वगैरह क्लियर कर रखा है, बट अपॉर्चुनिटी बहुत कम है मिडिल में। और प्राइमरी का तो आप जान ही रहे हैं कि बीएड वैलिड नहीं है, और कॉमर्स स्टूडेंट, तो ये थोड़ी डिफ़िकल्टी है, बट हमें हार नहीं माननी है और हमें प्रिपेयर करना है। तो ये चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ यूज्ड फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग? हास्य लेखांकन के लिए किस लेखांकन प्रमाप का प्रयोग किया जाता है? तो AS6 लेखांकन प्रमाप 6 है, जो कि यूपी PGT में ये आया था 2021 में। और AS का फुल फॉर्म क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसका सॉल्यूशन है, हास्य लेखांकन के लिए लेखांकन प्रमाप 6 का प्रयोग किया जाता है। लेखांकन प्रमाप 2 स्कंद मूल्यांकन से यानी स्टॉक। लेखांकन प्रमाप 5 लाभानी खाते में विशिष्ट मदों के वर्गीकरण एवं प्रकटन से संबंधित है। लेखांकन प्रमाप 13 विनियोगों से संबंधित लेखांकन के लिए है। 3 ऑप्शन सॉल्यूशन में देने की वजह से क्या हो रहा है, हमारा एक क्वेश्चन के साथ साथ 2-3 क्वेश्चन और भी सॉल्व हो जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? द जॉब ऑफ बुक कीपिंग इज़ एनालिटिकल इन नेचर। पुस्तपालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का है, ये गलत है। और क्योंकि इसका सॉल्यूशन नीचे लिखा गया है, पुस्तपालन के अंतर्गत जनरल में लेखा करना, इनकी पोस्टिंग बही खाता में करना और इसका योग मालूम करना और बाकियों को निकालना आदि आते हैं। बुक कीपिंग, इट मीन्स जो हम फर्स्ट करते हैं, पुस्तपालन के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। पुस्तपालन का कार्य विवरणात्मक प्रकृति का होता है, न कि विश्लेषणात्मक प्रकृति का। व्यापारिक लेन देनों का अभिलेखन करने हेतु पुस्तपालन कला व विज्ञान दोनों हैं। लेन देन निश्चित पुस्तकों के समूह में अभिलेखित किए जाते हैं। पुस्तपालन लेखा पुस्तकों में अभिलेखित करने की विधि है। इन लेखों के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाले जाते, न कि निर्वचन किया जाता है। और सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। व्यापारिक लेन देनों का अभिलेखन करने हेतु पुस्तपालन कला व विज्ञान दोनों हैं। ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ सर्टेन सेट ऑफ बुक्स। लेन देन निश्चित पुस्तकों के समूह में अभिलेखित किए जाते हैं। बुक कीपिंग इज़ द मैथड ऑफ रिकॉर्डिंग इज अकाउंट्स बुक्स। पुस्तपालन लेखा पुस्तकों में अभिलेखन करने की विधि है। ये यूपी TGT 2016 में आया था क्वेश्चन। तो ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे। आज हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन का रिवाइज कर रहे हैं जो TGT में आए हैं, यूपी TGT। पुस्तपालन व्यापारिक एवं अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है। यह परिभाषा दी गई है स्पाइसर तथा पैगलर द्वारा। आपको डेफिनेशंस भी थोड़ी लर्न करनी पड़ेंगी, बट ये जो प्रीवियस ईयर में आए हैं क्वेश्चन, बस इन्हीं का रिवाइज आज हम करेंगे। पुस्तपालन व्यापारिक, इसका विश्लेषण है, पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों के मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है। ये परिभाषा स्पाइसर
तथा पैगलर महोदय का है, जबकि प्रोफेसर J.R. बॉटलीबॉय के अनुसार व्यापारिक व्यवहारों को उचित पुस्तकों में लिखने की कला व विज्ञान पुस्तपालन है। प्रोफेसर कॉटर के अनुसार पुस्तपालन का विज्ञान व कला है, जिसके अनुसार मुद्रा व माल के सभी लेन देन का लेखा हिसाब की पुस्तकों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तपालन की वह प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत तथा अव्यक्तिगत खातों द्वारा लेखा किया जाता है। यह परिभाषा दी गई है R.N. कॉटर के द्वारा। प्रणाली पुस्तपालन की वह प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत एवं अव्यक्तिगत खातों का द्वारा लेखा किया जाता है। यह परिभाषा प्रोफेसर R.N. कॉटर महोदय ने दी है। ये 2021 में आया था, 2011 में आया था। पुस्तपालन का कार्य यहाँ समाप्त होता है, वहाँ से लेखाकर्म का कार्य प्रारंभ होता है। जहाँ पर लेखाकर्म का कार्य समाप्त होता है वहाँ से डैश का कार्य प्रारंभ होता है, तो अंकेक्षण। पुस्तपालन का कार्य जहाँ समाप्त होता है वहाँ से लेखाकर्म का कार्य प्रारंभ होता है। जहाँ पर लेखाकर्म का कार्य समाप्त होता है वहाँ से अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, ये 2013 में आया है। पेशेवर अंकेक्षक है ना, वो मतलब प्रोफेशनली तरीके से वो चेकिंग करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंट्स वगैरह। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट पेशेवर अंकेक्षण की श्रेणी में आते हैं, जबकि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के अंतर्गत अंकेक्षण कार्य करने वाले सरकारी अंकेक्षण होते हैं। अतः सही विकल्प है थर्ड। ये भी 2010 में आया TGT में। निम्नलिखित में से कौन सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में से लेखांकन का अंतिम चरण है? सूचनाओं का संप्रेषण, ये अंतिम चरण है। इसके सीक्वेंस हम जान लेते हैं। लेखांकन के चरण को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। वस्तुओं सेवाओं का लेन देन, जनरल पुस्तकों में लेखा, सबसे पहले हम जनरल बनाते हैं, फिर खाता बही में खाता खोलना, शेष निकालना, जो बैलेंस निकालते हैं तलपट ट्रायल बैलेंस, व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते ट्रेडिंग एवं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट, लाभ हानि नियोजन खाता, फिर सूचनाओं का विश्लेषण एवं निर्वचन, सूचनाओं का संप्रेषण, उचित निर्णय लेना। स्पष्ट है दिए गए विकल्पों में सूचनाओं का संप्रेषण लेखांकन का अंतिम चरण है। ये क्वेश्चन भी TGT 2010 में आया है। व्यावसायिक व्यवहारों के परिणाम स्वरूप मालिक की पूंजी में जिस मदों की वृद्धि होती है वह कहलाती है आय। व्यावसायिक व्यवहारों के परिणाम स्वरूप मालिक की पूंजी में वृद्धि की आय माना है और कमी को हानि माना है। एक एकाकी व्यापार की स्थिति में आय लाभ को पूंजी में जोड़ दिया जाता है, जबकि हानि को पूंजी में से हटा दिया जाता है। अतः इसका सीधा प्रभाव पूंजी की वृद्धि व कमी पर पड़ता है। तो हम सब भी जो भी बिज़नेस कर रहे हैं या एकल कोई भी करता है, एकाकी व्यापार सिंगल पर्सन कर रहा है, तो उसका लाभ हानि पूरा उसी पे टिका रहेगा कि उसकी पूंजी मतलब आय आई है तो वो पूंजी में जुड़ जाता है और हानि है तो घट जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? TGT 2009 में आया है, 2009 में। एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही स्थान पर एकत्रित करने को अभिलेखन कहते हैं, ये गलत है। सही क्या है? वस्तुओं और सेवाओं को बेचने से प्राप्त धनराशि को आगम कहते हैं। स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। संपत्तियां बाहरी दायित्व पूंजी हैं। इसको यहाँ पे लिखा है सेम 2 पॉइंट है, तीसरे पॉइंट को इन्होंने करेक्ट किया है। एक ही प्रकृति की लेन देनों को एक ही स्थान पर एकत्रित करने को खतियाना कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है एकत्रित करने को अभिलेखन कहते हैं, तो नहीं, इनको खतियाना पोस्टिंग कहते हैं, न कि अभिलेखन। और बाकी सेम संपत्तियाँ बाहरी दायित्व पूंजी है। तो द्विपक्ष अवधारणा के अनुसार व्यवहार में संपत्तियों का मूल्य पूंजी व उसके पूंजी व दायित्वों के योग के बराबर होता है, अर्थात पूंजी प्लस बाह्य दायित्व संपत्तियाँ, पूंजी इक्वल्स टू संपत्तियाँ माइनस बाह्य दायित्व। स्पष्ट है विकल्प C में दिया गया कथन सही नहीं है। ये TGT 2006 में आया है। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन कहलाता है पूंजी। व्यापार के स्वामी द्वारा लगाया गया व्यापार में धन, तो व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। दूसरे शब्दों में एक व्यापारी जिस धन को लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं उन्हें पूंजी कहते हैं। एकाकी व्यापार में पूंजी व स्वामी का अस्तित्व एक साथ होता है, किंतु कंपनी व्यवसाय में दोनों में पृथकता होती है। पुस्तपालन का क्या अर्थ होता है? ये भी TGT 2006 में आया है। प्रारंभिक पुस्तकों में लेखे करना। पुस्तपालन का क्या अर्थ होता है? प्रारंभिक पुस्तकों में लेखे करना। सामान्यतः पुस्तपालन बुक कीपिंग का तात्पर्य दिन प्रतिदिन के सौदों को तिथिवार प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लेखा करने से है। इसमें कच्ची बही में लेखा करना, जनरल प्रविष्टियां करना व सहायक बहियों में लेखा करना शामिल होता है। एक विक्रेता अपने 2000 के माल को 1800 रुपये में क्रेता को देता है। 200 का यह अंतर कहलाएगा।
2000 का माल लिया और 1800 में क्रेता को देता है तो ये व्यापारिक छूट कहलाएगा। एक विक्रेता अपने 2000 के माल को 1800 में क्रेता को देता है तो 200 के अंतर की यह राशि व्यापारिक छूट कहलाएगी, जिसे हम डिस्काउंट कहते हैं। यह कटौती मूल्य की सूची में लिखी रहती है और यह उन सब ग्राहकों को दी जाती है जो एक ही वस्तु में व्यापार करते हैं। इस कटौती का उद्देश्य यह होता है कि ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हो। ज़्यादा डिस्काउंट होता है तो हम ज़्यादा सामान परचेस करते हैं। निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य जिम्मा लेना होता है? टीजीटी 2004 में स्वामित्व का उद्देश्य होता है जिम्मा लेना। सामान्यतः एक व्यावसायिक संस्था में जिम्मा या जिम्मेदारी का आशय उत्तरदायित्वों में वहन करने से होता है, अर्थात किसी भी गतिविधि या कार्य के लिए संस्था का उत्तरदायी व्यक्ति ही जिम्मेदार होता है और इन उत्तरदायित्वों का निर्वहन संस्था के स्वामित्व व स्वामी द्वारा किया जाता है। यद्यपि बड़ी व्यावसायिक संस्थाओं का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित न होकर कई लोगों के पास फैला होता है और उनका नेतृत्व उनमें से किसी एक या कुछ लोगों द्वारा किया जाता है। उनके द्वारा लिए गए निर्णय एवं किए गए कार्यों के प्रति सभी उत्तरदायी होते हैं। 29 ये जो क्वेश्चन है, लेखांकन का प्रमुख कार्य क्या है? टीजीटी 2003 में आया है। व्यावसायिक लेन देनों का वर्गीकरण एवं अभिलेख। लेखांकन का प्रमुख कार्य व्यावसायिक लेन देनों का वर्गीकरण एवं अभिलेखन करना है। लेखांकन व्यवसाय के लेखों एवं घटनाओं को जो पूर्णतः या अंशतः वित्तीय स्वभाव के होते हैं मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखने, वर्गीकरण करने तथा महत्वपूर्ण रूप से सारांशित करने व उनके परिणामों की व्याख्या करने की कला है। लेखांकन क्रिया वहाँ से प्रारंभ होती है जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूंजी खाता व्यक्तिगत होता है। कैसा खाता होता है? व्यक्तिगत होता है। 2006 में और 11 में आया है। सभी लेनदेनों तथा लेनदारों तथा देनदारों के खाते व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आते हैं। इस दृष्टि में पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट तथा आहरण खाता, ड्राइंग अकाउंट भी व्यक्तिगत खाता ही होता है, क्योंकि इसमें व्यापार के स्वामी से संबंधित लेन देन लिखे जाते हैं। व्यापार के स्वामी के व्यक्तिगत खाते को पूंजी खाता कहा जाता है। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यवसाय में मुद्रा निकालने के लिए भी आहरण खाता खोला जाता है। इस प्रकार आहरण खाता भी व्यक्तिगत खाता ही होता है। ये 2006 में आया है टीजीटी में। कौन सा एक सही लेखांकन समीकरण है? परिसंपत्ति बराबर दायित्व प्लस स्वामी की इक्विटी, ये सही फॉर्मूला है। लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत सौदे के दो रूप प्रभावी होते हैं। फलस्वरूप तैयार किए जाने वाले आर्थिक चिट्ठे के दोनों पक्ष संपत्तियों व दायित्वों का योग एक दूसरे के बराबर होता है। उदाहरणार्थ संपत्ति इक्वल्स टू दायित्व प्लस स्वामी की इक्विटी, या संपत्ति माइनस दायित्व इक्वल्स टू संपत्ति स्वामी की इक्विटी, या संपत्ति माइनस स्वामी की इक्विटी इक्वल्स टू दायित्व। या तो हम इस चीज़ को माइनस कर देंगे इससे, यहाँ पे जो है संपत्ति से दायित्व या तो माइनस कर रहे हैं या संपत्ति से स्वामी की इक्विटी माइनस कर रहे हैं, तो इक्वल्स टू में उसका अपोजिट साइड आ जाएगा, पर संपत्ति यही रहेगी एसेट्स। संपत्ति मतलब एसेट्स, दायित्व मतलब लाइबिलिटीज़, और स्वामी की इक्विटी मतलब शेयर उसके। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय स्थित है। पीजीटी 2010 में आया है, कोलकाता में। क्या है? द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ICWAI का प्रधान कार्यालय कोलकाता में है। इसकी स्थापना 28 मई सन 1959 में हुई थी, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक माना जाता है लुकास पेसियोली को। आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक लुकास पेसियोली को माना जाता है। वर्ष सन 1494 में इटली में वेनिस शहर में सर्वप्रथम डी कम्युनिटीज स्क्रिप्चरिस नामक पुस्तक में डबल एंट्री सिस्टम पर एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसका प्रकाशन पेसियोली महोदय ने किया था। तभी से इन्हें दोहरा लेखा प्रणाली एवं लेखांकन प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य लेखांकन का नहीं है? लाभ अधिकतमीकरण। लाभ अधिकतमीकरण ये उसका कार्य नहीं है, पर वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना, व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना, अभिलेखों की व्यवस्थित करना। ये क्वेश्चन 2004 में आया है। अंकित में से कौन सा कथन सत्य है? टीजीटी 2009 में आया है। अब आप देख सकते हैं ये और भी क्वेश्चंस आए हैं, बट मैं सिर्फ आज टीजीटी और पीजीटी के ही क्वेश्चंस ले रही हूँ, और जिसमें कि टॉपिक भी एक ही टॉपिक के सारे क्वेश्चंस हैं। बिल्डिंग अकाउंट्स इज अ नॉमिनल अकाउंट। कौन सा कथन सत्य है? भवन खाता एक अवास्तविक खाता है। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट इज नॉन पर्सनल अकाउंट। अदत्त खाता किराया खाता अव्यक्तिगत खाता है। एवरी डेबिट्स हैज़ अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। प्रत्येक विकलन डेबिट का समाकलन अवश्य होता है। आप देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें इंग्लिश भी लिखी गई है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं मोस्टली जो टीजीटी और पीजीटी यूपी से रिलेटेड हैं, वो क्वेश्चन सिर्फ हिंदी में ही टाइप्ड किए गए हैं। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के हों या हिंदी मीडियम के हों, तो बोथ लैंग्वेज में उसको कवर करें, क्योंकि कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स
जो बिज़नेस स्टडीज़ रहता है, इन सब में ही हमें इंग्लिश की भी उतनी ही ज़रूरत पड़ती है जितनी हिंदी की। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ये ना सोचे कि हमें इंग्लिश में नहीं पढ़ना है, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ये ना सोचे कि हमें हिंदी से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यूपी में जितने भी कॉलेजेस स्कूल्स हैं, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग वहाँ पर हिंदी में ही एजुकेशन दिया जाता है। तो प्लीज़ आप अपनी हिंदी भी इम्प्रूव करिए और इंग्लिश भी इम्प्रूव करिए। इसका सॉल्यूशन दिया गया है, प्रत्येक डेबिट का एक क्रेडिट होता है। यह दोहरा लेखा प्रणाली का आधारभूत नियम है। दिए गए कथनों का सही रूप निम्नवत है। भवन खाता एक वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट। अदत्त किराया खाता व्यक्तिगत खाता की श्रेणी में आता है, पर्सनल अकाउंट। लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक विकलन डेबिट या समाकलन क्रेडिट आवश्यक होता है। आयों और तथा लाभों में से संबंधित खातों को क्रेडिट किया जाता है। अतः स्पष्ट है, कथन सी सही है। निम्नलिखित में से एक लेखा समीकरण नहीं है। परिसंपत्तियाँ, देयताएँ माइनस पूंजी, ये समीकरण सही नहीं है। बट परिसंपत्तियाँ इसको टू देयताएँ प्लस पूंजी, देयताएँ इसको टू परिसंपत्तियाँ माइनस पूंजी, परिसंपत्तियाँ माइनस देयताएँ इसको टू पूंजी। तो पूंजी और देयताएँ अगर एक साइड है तो परिसंपत्तियों में से देयताएँ माइनस करेंगे, और नहीं तो परिसंपत्तियों में से पूंजी माइनस करेंगे, तो फिर इसको टू आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस किया गया देयताएँ में से पूंजी, तो इट्स रॉन्ग। आपको देयताएँ जो लिखा है वो परिसंपत्तियों से माइनस करना है, और पूंजी को भी परिसंपत्तियों से ही माइनस करना है, तभी ये आंसर करेक्ट होगा। परिसंपत्तियाँ अलग है। लेखांकन के अंतर्गत लेखा समीकरण द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित होता है। दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, जिसके अंतर्गत समीकरणों में दोनों पक्षों का योग सदैव बराबर होता है। इसके एक पक्ष में संपत्ति तथा दूसरे पक्ष में दायित्वों को दिखाया जाता है। लेखा समीकरण को निम्नलिखित रूप में लिखा जाता है। संपत्तियाँ इसको दायित्व प्लस पूंजी, संपत्तियाँ माइनस पूंजी इसको टू दायित्व, संपत्तियाँ माइनस दायित्व इसको टू पूंजी। स्पष्ट दिए गए समीकरणों में विकल्प डी का समीकरण सही नहीं है। ये टीजीटी 2003 में आया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही लेखा समीकरण है? पूंजी इसको टू संपत्तियाँ माइनस दायित्व, ये कैपिटल पर संपत्तियाँ मतलब एसेट्स, दायित्व मतलब लाइबिलिटीज़। लेखांकन का द्विपक्षीय अवधारणा इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। ये दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक पक्ष संपत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा पक्ष दायित्वों का। इस सिद्धांत के अनुसार जो समीकरण बनता है उसे लेखांकन समीकरण कहा जाता है। द्विपक्षीय अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित समीकरण बनता है। संपत्तियाँ एसेट्स इक्वल्स टू कुल देनदारियाँ या दायित्व, टोटल इक्विटीज़ और लाइबिलिटीज़। संपत्तियाँ इक्वल्स टू पूंजी प्लस बाह्य दायित्व, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। तक मानक लेखा परीक्षा व्यवहार सैप फर्स्ट संबंधित है। टीजीटी 2002 में आया है। एक लेखा परीक्षा को नियंत्रित करने वाले आधारभूत सिद्धांतों से। प्रथम, इसका सॉल्यूशन है, प्रथम मानक लेखा परीक्षा व्यवहार सैप फर्स्ट एक लेखा परीक्षा की नियंत्रित करने वाले आधारभूत सिद्धांतों से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि जब स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिस सैप का नाम बदलकर ऑडिटिंग एक्ट इंश्योरेंस स्टैंडर्ड SAAS कर दिया गया है। अब इसका नाम सैप का बदल के क्या कर दिया गया? AAS कर दिया गया है। ये भी पीजीटी 2011 में और पीजीटी 2013 में आया है। कंपनी के एकीकरण से संबंधित लेखांकन किया जाता है AS14 को। AS14 जो है स्टैंडर्ड, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने देखा था, तो उसका क्या है कि 14 जो है वो संबंधित लेखांकन से है। कंपनी के एकीकरण से संबंधित लेखांकन मानक AS14 है, और AS20 क्या है? प्रति अंश आय अर्जन। AS16 क्या है? ऋण की से संबंधित लागत का लेखांकन। AS12 क्या है? सरकारी अनुदान का लेखांकन से संबंधित। ये सारे ही एक्ट हमें पढ़ने हैं, जो भी ये मानक डिसाइड किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण है? संपत्ति इक्वल्स टू दायित्व प्लस पूंजी। देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर दिया जा रहा है। अगर आपको माइंड में सेट है, जैसे कि पहले हमने देखा था कि पूंजी इधर थी और संपत्ति माइनस दायित्व था, दायित्व माइनस संपत्ति था, तो अब संपत्ति इधर आ गया तो पूंजी को ऐड ऑन कर दिया गया दायित्व में। लेखांकन की द्विपक्षीय अवधारणा के अनुसार एक व्यवसाय की संपत्तियों का योग उसके पूंजी व दायित्व के योग के बराबर होता है। अर्थात संपत्ति इक्वल्स टू दायित्व प्लस पूंजी, दायित्व इक्वल्स टू संपत्ति माइनस पूंजी। संपत्ति से पूंजी माइनस हो जानी है, और पूंजी में से संपत्ति माइनस दायित्व, ये दोनों आपस में माइनस होगा। ये पीजीटी 2009 में आया है क्वेश्चन। एक व्यापार के शुद्ध मूल्य का अर्थ है टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, कुल संपत्तियाँ कुल बाह्य दायित्व। लेखांकन की द्विपक्षीय स्वरूप की अवधारणा के कारण व्यवसाय में पूंजी व दायित्व का मूल्य संपत्तियों के मूल्य के बराबर होता है। किसी व्यावसायिक संस्था का मूल्य शुद्ध मूल्य ज्ञात करने के लिए कुल संपत्तियों में से कुल दायित्व को घटा देते हैं। अर्थात शुद्ध मूल्य इक्वल्स टू कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। नेट वैल्यू इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। लेखांकन प्रमाण 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल भुगतान होता है जो निम्नलिखित में से किसी एक को देय है। पीजीटी 2002-2006 में आया है।
अंशधारी, इसका आंसर है अंशधारी। लेखांकन प्रमाप 14 AS 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल का भुगतान अंशधारी को होता है। इसके अंतर्गत हस्तांतरी कंपनी ट्रांसफर कंपनी द्वारा हस्तांतरण कंपनी ट्रांसफर कंपनी के अंशधारी के क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जाता है। तो बस ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। हमारा टॉपिक अर्थ, उद्देश्य, तकनीक एवं मानक, मीनिंग, ऑब्जेक्ट, टेक्निक एंड स्टैंडर्ड्स। तो इसके हमने लगभग 23 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं आज। आई होप सो अगर आपको ये सेशन पसंद आता है, ये वीडियो पसंद आता है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और अगर आप आगे भी तैयारी करना चाहते हैं KVS, NVS या नेट JRF की, तो आप जुड़े रहें मेरे साथ। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।